गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज का जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे? हमारा ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम से पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? हमने फिज़िकल डिवीज़न पूरा पढ़ा है, ठीक है। फिज़िकल डिवीज़न में हमने सारी चीज़ों को देखा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी देखा, मैदान के भाग को भी देखा, फिर हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग आ गया, फिर हमारा जो है तटीय समूह भी आ गया था, तटीय प्रदेश के बारे में पढ़ा, फिर हमने द्वीपीय प्रदेश के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, अपवाह मतलब उसका बहना। किसी भी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से उसका उद्गम हुआ, किधर वो मतलब कौन सी दिशा से बहती हुई जा रही है, ठीक है, दिशा क्या है, कहाँ उसका जो है अंत हुआ, कहाँ वो गिरती है, कौन से सागर में वो गिरती है, ठीक है। हमारे भारत में नदियों का बहुत बड़ा तंत्र है, उसी तंत्र को सम्मिलित रूप से हम अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। जो अपवाह तंत्र है इसमें हम पूरे इंडिया की, पूरे भारत की जितनी भी नदियां हैं सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें देखेंगे, जो लास्ट में हम अगर आप लोग कहेंगे तो झीलों वीलों के बारे में भी थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है। अपवाह तंत्र के अंदर मेन अगर चीज़ें देखें तो एक तो सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, एक हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीन तो हमारे उत्तर के हो गए। उसके बाद हमारे प्रायद्वीपीय भाग की बहुत सारी नदियां हैं, गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी नदी, ठीक है। इस तरीके से इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम जिस तंत्र के बारे में बात करेंगे आपको बहुत ही बारीकी से उसको समझना है। मैप अपने क्वेश्चन उसमें बनाने हैं, नोट्स में, एग्ज़ाम में भी आपको मैप बनाने हैं हर एक के। जैसे सिंधु नदी तंत्र है तो उसका अपना एक अलग मैप बनेगा, ठीक है। तो हम मैप के थ्रू ही सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो हम सबसे पहले हम किसके बारे में, जो हमारा हिमालय वाला जो क्षेत्र था, हिमालय के क्षेत्र की नदियों की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें तीन नदी तंत्र आते हैं, कौन कौन से? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीनों नदी तंत्रों के बारे में हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो कौन सा स्टार्ट करेंगे? सिंधु नदी तंत्र। क्योंकि देखो हर नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, कौन से क्षेत्र से उद्गम होता है, कहाँ पर उसका अंत होता है, कहाँ कौन से सागर में वो गिरती है, कौन सी सहायक नदी कहाँ मिलती है, और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की अगर बात करें तो जो यहाँ पे एक झील है, सिंधु नदी तंत्र क्या है? सिंधु की 5 तो सहायक नदियाँ हैं और एक सिंधु नदी हो गई, ठीक है। तो जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करें, यहाँ एक मानसरोवर झील है, ठीक है। मानसरोवर कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। मानसरोवर झील है और यहाँ पे क्या है? सिंगी खम्बान नाम की एक जगह है। कौन सी हो गई हमारी? सिंगी खम्बान। आपको बस इसे समझना है कैसे नदी कहाँ कहाँ से जा रही है। यहाँ पे मानसरोवर झील है तिब्बत के अंदर, चाइना में। मानसरोवर झील से इस नदी का उद्गम हुआ, सिंगी खम्बान जगह से। यहाँ पे यहाँ तक आई। अभी तक ये कहाँ बह रही है? अभी तक जो है ये बह रही है हमारे चीन में, ठीक है। तो मानसरोवर झील के पास सिंगी खम्बान जगह से इसकी उत्पत्ति हुई, यहाँ से ये नदी निकली, ये यहाँ तक चीन में बह रही है। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ एक लद्दाख श्रेणी थी और यहाँ एक जास्कर श्रेणी थी,
उनके बीच से ये नदी निकलते हुए इधर चिल्हास पाकिस्तान से बाहर निकली। मतलब भारत में कहाँ बही, सिर्फ इधर ही तो बही। चिल्हास पाकिस्तान से बहते हुए ये आगे चली गई। ठीक है, अब इधर काबुल से, काबुल दाई तरफ से यहाँ एक नदी आकर इसमें मिलती है। कौन सी नदी है वो? काबुल नदी, काबुल नदी। ठीक है, काबुल नदी मिलती है और उसके बाद में ये आगे चलती है। अब अगर हम इसकी बात करें, सिंधु नदी का मानसरोवर से उद्गम हुआ, सिंगी खम्बान जगह से, लद्दाख और जास्कर से के बीच में से बहते हुए ये जम्मू कश्मीर में ही सिर्फ बहती है, निकल के पाकिस्तान के चिल्हास जगह पर से बाहर निकली और ये इधर आ गई, पाकिस्तान के अंदर है अभी ये। ठीक है, जब ये पाकिस्तान में यहाँ एक जगह है, कौन सी? मीठनकोट, मीठनकोट नाम की जगह पर पंचनद में मिलती है। पंचनद भी हम पढ़ेंगे, पंचनद कैसे बना, क्योंकि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो पांचों आके इसमें मिल जाएंगी, इसलिए इसको यहाँ पंचनद कहेंगे। ठीक, पंचनद में मिली। यहाँ भारत में जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो यहाँ ऊपर से आके मिल रही है, बहुत सारी नदियां हैं, सिगार, हुंजा, नुब्रा, ठीक है, द्रास, गिलगित, शौक नदी सबसे पहले इसमें यहाँ से मिलती है। इनके बारे में ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, हमें इसकी मेन जो ट्रिब्यूटरी है उनके बारे में देखना है। सबसे पहली चीज़ समझ में आई, ये सिंधु नदी थी, मानसरोवर झील के पास सिंगी खम्बान से निकली, बहते हुए यहाँ से भारत में प्रवेश किया। जब भारत में ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से निकलते हुए इधर चिल्हास स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश किया। पाकिस्तान में बहते हुए ये मीठनकोट तक गई। मीठनकोट से आगे बह के ये पंचनद में, पंचनद जो बनाएंगी, 5 नदियाँ और आके इसमें मिलेंगी। उसके बाद में ये नीचे जाएगी और कराची से पहले ये किसमें? कच्छ की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है, कहाँ गिर रही है? कच्छ की खाड़ी में गिर गई। ये हमारी कच्छ की खाड़ी। ठीक हो गए। अब सिंधु नदी के बारे में याद हुआ, ये सिंधु नदी है, मानसरोवर झील से निकली है, भारत तक में यहाँ पे लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से होते हुए चिल्हास पाकिस्तान से बाहर निकली, उधर लास्ट मीठनकोट में गई। मीठनकोट के बाद यहाँ पंचनद में इसमें 5 नदियाँ आके मिली, फिर ये कच्छ की खाड़ी में गिर गई। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई। जो ये पूरी बह के आई, तो जो इसकी कुल लंबाई है वो तो हो गई 2880 किलोमीटर। यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई है ये इसकी टोटल। लेकिन भारत में अगर इसकी बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। ठीक, नीचे समझ में आई। सिंधु नदी कहाँ से निकली, किधर किधर ऐसे घूमते हुए कहाँ पहुँची, टोटल लंबाई इसकी इतनी है, भारत में लंबाई इसकी इतनी है। इतनी चीज़ समझ में आई आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी जो है सहायक नदियाँ अब आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो है झेलम नदी। झेलम नदी जो है यहाँ पे एक वेरीनाग झरना है, वेरीनाल भी बोलते हैं। अभी तक हमारी कौन सी नदी कंप्लीट हुई? सिंधु नदी। इसी सिंधु नदी को कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इसी की देन है। इसी सिंधु नदी के आधार पर हमारे भारत का नाम भी भारत पड़ा था, ऐसा भी मानते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में इंडस कहते हैं। ठीक है, सिंधु नदी को ना भारत की जो है सबसे महान नदी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान में एक तरीके से जल का विभाजन के रूप में ये काम करती है। समझ में आई ये चीज़। तो अब हम बात करते हैं कौन सी दूसरी हमारी, झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकल रही है? यहाँ पे ये क्या है हमारा? वेरीनाग झरना, वेरीनाल झरने से, वेरीनाल झरने से इसकी उत्पत्ति हुई। इस झरने से ये निकलते हुए वूलर झील से बहते, वूलर झील कहाँ है? कश्मीर में। वूलर झील से बहते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए इधर तक आई और उसके बाद में ये बहते हुए पाकिस्तान में ही चली गई। ठीक है, अब जब ये चली गई तो इसके ऊपर यहाँ जो है ये आके पंचनद में इसमें मिल गई। दूसरी नदी कौन सी नदी हमारी? झेलम नदी।
झेलम नदी यहाँ वेरीनाग झरने से निकली जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की वूलर झील से बहते हुए ये यहाँ पहुँची, फिर इस तट के यहाँ समानांतर भी बही। समानांतर बहने के बाद ये पाकिस्तान में चली गई और यहाँ पे पंचनद में ये इसमें सिंधु नदी में जाके मिल गई। इतनी चीज़ समझ में आई। जो श्रीनगर जो शहर है ना, वो इसी के तट पे स्थित है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है। अब हम बात करें, देखो सारी नदियों की लंबाई आपको याद नहीं करनी क्योंकि ये सहायक नदियाँ हैं। आपको मेन याद करनी है सिंधु नदी की, गंगा नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की। जो भी मेन जो रिवर है उसकी जो है लंबाई याद करनी है, बाकी की लंबाई आपको याद नहीं करनी है। यहाँ से कौन सी नदी निकली हमारी? झेलम नदी निकली। झेलम नदी जब आगे गई, ठीक, तो यहाँ पे जो है भारत की रेखा के समानांतर भी चली, उसके बाद ये पाकिस्तान में चली गई। जो झेलम नदी है इसके ऊपर 2 परियोजनाएं बनाई गई है। परियोजना का मतलब समझ में आया? बिजली उत्पादन करने के लिए भी हम परियोजनाएं बनाते हैं, जैसे सबसे पहले, और सिंचाई के लिए भी परियोजना बनाते हैं। तो इस झेलम नदी के ऊपर 2 परियोजनाएं बनी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? एक तुलबुल नौवहन परियोजना और एक उरी जल विद्युत। उरी का नाम सुनते ही ये तो घटना याद आ गई होगी आपको कि भाई उरी की जो घटना हुई थी, जानते होंगे ना आप लोग कि उरी के अंदर क्या हुआ था। पाकिस्तान ने अटैक किया था, उरी में हमारे कितने सारे सैनिक भी घायल हुए थे, फिर हमने जो है बदला भी लिया था उस चीज़ का। तो वो उरी के बारे में था। तो उरी के अंदर जो है हमारे यहाँ एक परियोजना बनी, उरी जल विद्युत परियोजना। क्या नाम था उसका? हम यहाँ लिखेंगे उरी जल विद्युत परियोजना। मतलब इस नदी के पानी पर एक ऐसी परियोजना बनाई गई है जिससे विद्युत की उत्पादकता हमें हो रही है। जल से तो बिजली बनती है, इस पे जो है टरबाइन लगाया जाता है, फिर उससे बहुत प्रेशर से पानी डाला जाता है, फिर हमारे यहाँ बिजली की उत्पादन होता है। ऐसा थोड़ी एक लाइट को बना लिया और स्टोर करके रख दिया, एक कमरे में बंद कर दिया, नहीं। जितनी लाइट बनती है उसी हिसाब में हमको यूज़ करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि लाइट को कम से कम यूज़ करो, क्योंकि जितनी लाइट हम सेव करेंगे, सेव इन द सेंस जितनी बन रही है ना, ठीक, उतनी सारी हम खर्च कर दे रहे हैं। तो मतलब समझ रहे हो आप कितने जल का जो है इसमें उपयोग हो रहा है। जब बिजली जल ख़त्म होगा, पानी को कहते हैं ना कम यूज़ करो, पानी कम होगा तो बिजली कम होगी, ठीक। उसके बाद जो है धीरे 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 सारी चीज़ों का नष्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जल है तो जीवन है, ये कहावत इसलिए फेमस है। तो यहाँ पे हम कहाँ थे? अपने टॉपिक में आ जाते हैं अब। जैसे हमारा यहाँ पे उरी जल विद्युत परियोजना इसके ऊपर झेलम नदी पे बनी है, और एक जो परियोजना है हमारी, कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना, ठीक है। ये 2 परियोजनाएं आपको याद रखनी है कि ये किस नदी पे है? झेलम नदी पे बनी हुई है, ठीक। नेक्स्ट जो रिवर हमारी आती है वो आती है चिनाब नदी। चिनाब नदी का अगर देखें तो चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी 2 शाखाओं के रूप में आती है। 2 शाखाएं होती है, पहले चंद्र और भागा, 2 नाम से होती है। हमारे यहाँ जगह नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे इसका नाम, आपको याद रहेगा, चंद्र और भागा। 2 शाखाएं होती हैं, आपस में मिलती हैं ये, और जब ये दोनों आपस में मिलती है तो इसका नाम क्या? चिनाब बन जाता है, ठीक। यहाँ से ये गई, उसके बाद में ये भी यहाँ से बहते हुए चली जाएगी कहाँ? पंचनद में। कौन कौन सी नदियाँ हमारी हुई? सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। चिनाब जो है चंद्र और भागा 2 शाखाएं थी, उनसे आगे जब ये निकली, दोनों के मिलने के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया हमारे यहाँ? चिनाब नदी। ये भी पाकिस्तान में चली जाती है और पंचनद में, इसमें सिंधु नदी में मिल जाती है। अब जो हमारी चिनाब नदी है उसके ऊपर भी 3 जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ही हमारे क्या बनी हुई है? 3 परियोजनाएं बनी हुई हैं। अब उन 3 परियोजनाओं को अगर हम देखें, कौन सी हमारी चल रही है? चिनाब नदी। चिनाब नदी पे देखें तो 3 परियोजनाएं बनी हैं, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल। बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल,
3 जो है चिनाब नदी के ऊपर 3 परियोजनाएं बनी हुई हैं। इतनी चीज़ समझ में आई आपको? 3 नदियां समझ में आई, सिंधु नदी, झेलम और चिनाब नदी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? हमारी रावी नदी की। रावी नदी जो है वो निकलती है यहाँ पे रोहतांग दर्रे से। कहाँ पड़ता है रोहतांग दर्रा? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकली रावी नदी और चंबा घाटी से ये बहते हुए और इधर ये चली जाती है, ये पंचनद में जो है सिंधु नदी से मिल जाएगी। समझ में आई? जो हमारी रावी नदी है वो यहाँ पर रोहतांग दर्रे से निकली। रोहतांग दर्रा कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में था। दर्रे हमने पढ़े हैं। रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश से इसकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद में ये चंबा घाटी से बहते हुए इधर पंचनद में ये तीनों नदियों से मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो लास्ट नदी आती है वो आती है व्यास नदी। ये भी जो है रोहतांग दर्रे के निकट ही यहाँ पर एक है व्यास कुंड। उस व्यास कुंड से इसकी उत्पत्ति हुई और पंजाब में ये हरी के बैराज से बहते हुए स्थान से सतलज से ये मिल जाती है। व्यास नदी जो है, मान लीजिए ये जो हमारा रोहतांग दर्रा था इसके पास में ही यहाँ पे कौन सा है? हमारा व्यास कुंड है, वहाँ से निकलती है और पंजाब में ये यहाँ जाएगी। यहाँ तक ये नदी आई। उसके बाद यहाँ पे एक हरी के बैराज है जहाँ से सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है। उसी से तो हमारे यहाँ जो है वो राजस्थान की जो सबसे बड़ी परियोजना है ना, कौन सी परियोजना अपनी? गंगा परियोजना नहीं, सॉरी कोई और नाम है उसका। ठीक है, तो जब वो शायद अभी मेरे माइंड से थोड़ा स्लिप हो रहा है, जब भी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, हरी के बैराज, ठीक, यहाँ पे ये आई और यहाँ पे आके ये दूसरी नदी में मिलेगी। अब एक और नदी है हमारी सतलज नदी, उसमें ये मिलेगी, उसके बाद में ये पंचनद में ही चली जाएगी। समझ में आया? व्यास कुंड से उत्पत्ति हुई और हरी के बैराज के पास ये सतलज नदी से मिल गई। और इसी व्यास नदी के ऊपर जो है हमारा एक पोंग बांध बना हुआ है। ठीक है, तो कितनी नदियाँ हो गई? सिंधु नदी, झेलम, चिनाब और रावी। ठीक, उसके बाद हमारी आती है सतलज नदी। सतलज नदी की अगर बात करें, सतलज नदी कहाँ से निकलेगी? सतलज नदी निकलेगी यहीं पे मानसरोवर के पास। मानसरोवर झील के पास यहाँ पे एक राक्षसताल नाम से जगह है, वहाँ से सतलज नदी की उत्पत्ति हुई। भारत में ये शिपकीला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है हमारा, वहाँ से भारत में प्रवेश किया इसने। ठीक, और प्रवेश करती है और पंजाब में ये हरी के बैराज में हमारे व्यास नदी से मिल जाती है और उसके बाद आगे चलती है, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, और लास्ट में आती है हमारी सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी हो गई ना कि ये हमारे कहाँ से? हमारे राक्षसताल नामक स्थान से निकल रही है और शिपकीला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है, पंजाब में हरी के बैराज पर व्यास नदी से मिल जाती है। भाखड़ा नांगल जो बांध बना हुआ है ना, वो हमारा सतलज नदी पर ही बना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध इसको कहते हैं, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना को। और जो इसके ऊपर एक नाथपा भाकरी नाम से एक जल विद्युत परियोजना भी चलती है सतलज नदी के ऊपर। ठीक है, तो इसको जो है अभी तक हमने कितनी नदियों के बारे में पढ़ लिया? सिंधु नदी तंत्र हमारा पूरा हुआ। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी, फिर यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज पढ़ लिया हमने 5 नदियों के बारे में। अब देखते हैं जो ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के साथ में जो ये झेलम और चिनाब है, भारत और पाकिस्तान के बीच इनके पानी को लेकर, इन 5 नदियों के पानी को लेकर हमेशा डिस्प्यूट रहता है कि कौन इसके ज़्यादा पानी का यूज़ करे, क्योंकि भारत में भी है, पाकिस्तान में भी। अगर भारत इनको बंद कर देगा तो पाकिस्तान को तो पानी ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए यहाँ से बंद कर दिया तो यहाँ तो पानी नहीं जा रहा। अब बात करते हैं कि जो इनका बंटवारा कैसे किया। सिंधु, झेलम और चिनाब 3 नदियाँ हैं जिनका 20% जल हमारे पास होता है, 80% जल पाकिस्तान के पास होता है। और रावी, व्यास, सतलज 3 नदियाँ ऐसी हैं जिनका 80% हमारे पास है और 20% पाकिस्तान के पास रहता है। ये इनका 1960 के अंदर एक वो हुआ, फैसला हुआ, जिसमें इसको बताया गया कि जो हमारी ये है
कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब, 3 नदियां हैं जिनको 20% पानी भारत को मिलेगा, 80% पाकिस्तान को मिलेगा। ठीक। और जो है रावी, व्यास, सतलज में क्या हुआ, 80% तो हमें मिलेगा और 20% पाकिस्तान को मिलेगा। और जो ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ ये 1960 में हुआ। ठीक। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई। सिंधु नदी तंत्र ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने पढ़ा। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज 5 नदियों का हमने इसमें डिस्कशन कर लिया है। ठीक। तो नेक्स्ट जो हम अपना स्टार्ट करते हैं कौन सा, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का अगर बात करें तो गंगा और उसकी बहुत सारी सहायक नदियों के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। गंगा नदी का उद्गम जो होता है, इसका जो उद्गम होता है वो होता है गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद से। कहाँ है ये? उत्तराखंड में। गंगोत्री हिमनद के उत्तराखंड में जो स्थित है वहाँ से गंगा नदी का उद्गम हुआ। अब तो शायद आपको मैप पूरा याद हो जाना चाहिए कि उत्तराखंड कहाँ है और ये चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम जो है इसी में ड्रॉ करके इसको पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी की उत्पत्ति जो होती है, उद्गम होता है वो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। उसके बाद में ये हमने पढ़ा होगा देवप्रयाग, और एक जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी आती हैं, यहाँ देवप्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद में इसका नाम जो है गंगा पड़ता है। फिर ये आगे बहती हुई आगे जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इस नदी के किनारे जो है वाराणसी, कानपुर, पटना, इलाहाबाद शहर जो है वो बसे हुए हैं। फिर फरक्का बैराज से ये 2 शाखाओं में बट जाती है। जो फरक्का बैराज आएगा हमारा यहाँ, उससे ये 2 शाखाओं में फिर बटेगी, और शाखाओं के रूप में बट के ये एक तो हुगली की तरफ चली जाएगी के रूप में, कोलकाता की तरफ चली गई, और दूसरी एक शाखा है जो भागीरथी के रूप में आगे जाएगी, और फिर वो हमारी किससे, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलेगी। ठीक है, जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से ये जानी जाएगी। ब्रह्मपुत्र से मिल के बाद में ये मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ठीक, ये था पूरा सिस्टम। जैसे मान लीजिए ये हमारा अलकनंदा है, अलकनंदा और भागीरथी, ये हमारे देवप्रयाग में दोनों मिली। देवप्रयाग से जब ये आगे मिली तो ये आगे चली। इसको आप मैप में ध्यान करिए, क्योंकि मैप में पूरा बनाना ना थोड़ा पॉसिबल कम होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पेज में थोड़ा अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। फिर ये इधर गई गंगा नदी, तो सबसे पहले यहाँ कानपुर, कानपुर यूपी वाला, फिर इलाहाबाद, फिर आता है इलाहाबाद, फिर आएगा हमारा वाराणसी, पटना। ठीक, यहाँ से निकली। फिर एक जो है हुगली की तरफ जाते हुए ये कहाँ चली गई, कोलकाता। और जो एक जो भाग है इसका वो भागीरथी के रूप में कहाँ चला गया, इधर फरक्का बैराज होते हुए यहाँ पद्मा के नाम से जाने जाएगा बांग्लादेश में। फिर इधर से एक ब्रह्मपुत्र नदी आएगी और फिर वो यहाँ गिरेगी कहाँ, हमारी बंगाल की खाड़ी में। इधर ये किसके नाम से जानी जाएगी, मेघना के नाम से। इतनी चीज़ समझ में आई है आप लोगों को। अलकनंदा, भागीरथी 2 नदियाँ थी, दोनों जब देवप्रयाग में मिली, देवप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ा। जब ये आगे गई तो इधर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना होते हुए आगे गई। आगे बहती हुई जब आई तो ये 2 भागों में यहाँ बट जाएगी, हरि के बैराज के पास, हरि के बैराज नहीं सॉरी, वो कौन सा, फरक्का बैराज के पास, फरक्का बैराज के पास। जब यहाँ से 2 भागों में बटी, एक भागीरथी के नाम से चलेगी आगे और एक हुगली में आते हुए इधर कलकत्ता चली जाएगी, कोलकाता। भागीरथी के नाम से जो आगे गई वो जब बांग्लादेश में आई तो पद्मा के नाम से, और जब ये ब्रह्मपुत्र से मिलके आगे चली तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। ये चीज़ें पता है क्या है, ये आपको एग्जाम में बनानी है। जब आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे ना, इसको ऐसे प्लेन पेज पे ड्रॉ कर देना। जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका जो है, जो भी मतलब एक होता है ना इम्प्रेशन वाली चीज़, वो आपके क्वेश्चन में हो जाएगा, इफ़ेक्टिव क्वेश्चन आपका होगा।
आपको अदर बच्चों से थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप उसको ड्रॉ कर देना। अब अगर हम बात करें, हमने बात करी थी कि जो गंगा और यमुना जब मिलती हैं तो वो सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा बनने जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसकी लंबाई जो है, इस पूरी नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक। भारत की सबसे लंबी नदी है ये वाली गंगा नदी, जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है ये, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम देखेंगे इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं, ठीक है। अब जो ये इतना वाला जो चीज़ देखी है ना आपने, ये अलकनंदा और भागीरथी आके देवप्रयाग में मिली, ये आगे से बहुत सारी जो है नदियाँ आके मिल के लास्ट में ये देवप्रयाग में मिली हैं, ठीक है। तो हम एक बार इसके तंत्र को भी देख लेते हैं, ठीक। आपको दोनों चीज़ें आपको अपने क्वेश्चन में बनानी है। अब हम बात करते हैं जो हम देवप्रयाग में, तो क्योंकि बहुत बाद में आके मिलती हैं, हमने एक सिंपल देखा अलकनंदा और भागीरथी है जो आके देवप्रयाग में मिली और हमारे आगे गंगा के नाम से जानी जाएगी नदी। लेकिन ये इसका नाम गंगा जो है पड़ा है, अलकनंदा और जो भागीरथी आई हैं वो भी तो कहीं से आई होंगी। तो सबसे पहले यहाँ एक नदी थी धौली गंगा के नाम से, फिर एक इधर से नदी आई विष्णु गंगा, इधर से आई एक नदी धौली गंगा, इधर से आई ये गंगोत्री हिमनद है, हिमाचल प्रदेश में गंगोत्री हिमनद से ये निकल रही है धौली गंगा और निकली विष्णु गंगा। तो यहाँ पे एक प्रयाग बना, कौन सा, विष्णु प्रयाग। फिर जो है आगे इसका नाम क्या पड़ गया, अलकनंदा, अलकनंदा पड़ा। अलकनंदा जब आगे चलती गई तो इधर से एक नदी आई, कौन सी, पिंडर नदी। और जो ये पिंडर नदी है जहाँ आके मिली तो इसको हमने क्या कहा, कर्णप्रयाग, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई। धौली गंगा और विष्णु गंगा ने मिलके क्या बनाया, विष्णुप्रयाग। अलकनंदा इसका आगे नाम हुआ और ये आगे चली, इसमें एक नदी आकर मिली पिंडर नदी, तो ये कहाँ जहाँ मिली उसको क्या कहा गया, कर्णप्रयाग। फिर जब यहाँ कर्णप्रयाग से ये आगे चली तब भी इसका नाम फिर क्या रहा, अलकनंदा ही रहा। और यहाँ से एक नदी आके कौन सी मिली, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी इसमें आके मिली। जो ये मंदाकिनी नदी इसमें आके मिली, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रयाग बनेगा वो बनेगा रुद्रप्रयाग, ठीक, रुद्रप्रयाग। फिर जब यहाँ से ये आगे गई तो तब भी इसका नाम अलकनंदा ही रखा। फिर इसमें एक नदी आके मिली इधर भागीरथी, भागीरथी नदी आके मिली और फिर ये हमारा कौन सा बन गया, देवप्रयाग। तो कितने प्रयागों के बाद में जो है हमारे देवप्रयाग का निर्माण हुआ, ये चीज़ भी आपको अपने पेपर में बनानी है, ठीक है। समझ में आई ये चीज़ कि एक धौली गंगा विष्णु गंगा दोनों जहाँ पे मिली उसको विष्णुप्रयाग कहा। जब विष्णुप्रयाग के बाद में जब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिली तो आगे इसका नाम रहा अलकनंदा, अलकनंदा के नाम से ये आगे बहती रही। जब ये आगे आती है तो इधर से पूर्व से एक नदी आती है पिंडर नदी। ये पिंडर नदी जब इसमें आके मिली तो जिस स्थान पर मिली, ठीक है, उस स्थान पर इसमें एक प्रयाग बना, कर्णप्रयाग। जब ये कर्णप्रयाग बना तो उसके बाद में जब अलकनंदा और पिंडर नदी मिली तो आगे भी इसका नाम अलकनंदा ही रहा। जब ये अलकनंदा नदी यहाँ आई तब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें एक मंदाकिनी नदी आकर मिली जो केदारनाथ से आती है। मंदाकिनी नदी आके मिली तो इसको रुद्रप्रयाग के नाम से जाना गया। जब ये रुद्रप्रयाग से आगे गई तो इसका नाम अलकनंदा रहा और इधर से एक नदी आकर मिली भागीरथी नदी, जिसके बाद ये देवप्रयाग में मिलती है और फिर आगे जो है इसका नाम क्या पड़ा, गंगा पड़ा। और आगे का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है कि कैसे निर्माण हुआ। आप मैप में ना बना के इसको एक खाली जो भी आपका पेज होगा कॉपी का उसी के अंदर इसको ड्रॉ कर देंगे, किस तरीके से इसका एक पूरा जो है मैप की तरह ये बना हुआ है, ठीक है।
पूरा जो इसका एक तंत्र है ना वो आपको बनाना है इसके अंदर। ठीक, तो आप लोगों को ये समझ में आई। और हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा और गंगा नदी तंत्र। अभी जो है गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की जो भी हमारी इसकी सहायक नदियाँ और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं और जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।